morning to everyone. Today we are going to discuss about the cell cycle. Cell cycle के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा in the 9th class or in the previous classes, but still we are starting it from the basic. So as we know that what is a cell? पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे cell होती क्या है. What is a cell? सेल के बारे में बताने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे. हु इज द डिस्कवर ऑफ अ सेल? रॉबर्ट हुक. अब जो सेल जो होती है हम पढ़ते आते क्या होती है? सेल क्या होती है? बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये क्या होती है? हमारे पास सेल होती है. अब इस सेल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो जनरली जब हम एनिमल सेल को देखते हैं, when we see the animal cell, there is presence of a cell membrane. क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है. और जब भी हम इस सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? इस तरीके से प्रेजेंट होती है सेल. ये क्या हो गया? हमारे पास एक सेल है और ये इसके साथ दूसरी सेल है. अब इस सेल के यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और इस न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होते हैं? इस तरीके से पोर प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होता है? न्यूक्लियर पोर है. व्हाट वी कॉल इट? न्यूक्लियर पोर. और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इस तरीके से सेल पे क्या आती है? इस तरीके से यहाँ पे क्या आती है? ईआर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. और इस ईआर के ऊपर जो इस तरीके से क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. इसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल सेल्स बोलते हैं. और यहाँ पे सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारा साइटोप्लाज्म फिलअप होता है. क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे क्या होता है? ये तो ईआर होगी. फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है? गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है. ये क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है. और इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ठीक है. और यहाँ पे प्लांट्स के अंदर वोकल्स प्रेजेंट होता है. यहाँ पे क्या होते हैं? इस तरीके से लाइसोसोमल बैग्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है इतना? और इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है? ईआर की मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर के साथ अटैच होती है. और इसके पास यहाँ पे क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होती है. तो दैट इज ईआर मेम्ब्रेन विच वाज एडजेसेंट टू इट एंड दीज आर लाइक दिस. की क्या होती है? इसके साथ अटैच होती है. और ये क्या है? इधर न्यूक्लियर पोर है. क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है? इस न्यूक्लियस के यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एक और प्रेजेंट होती है जिसके पास क्या होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है. अब ये जो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से हर एक के पास क्या होता है? अलग अलग टाइप का क्या होता है? डीएनए होता है. हमारे पास मोस्टली कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? ह्यूमंस के केस में बी डीएनए प्रेजेंट होता है. और डीएनए की क्या फुल फॉर्म होती है? इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है डीएनए की? यू हैव टू पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके. तो ये हमारे पास क्या होगी? जनरल स्ट्रक्चर होगी. व्हाट इज ए सेल? की सेल होती क्या है? बेसिक नेचर होती है. इट इज मेड अप ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये किसी चीज़ के लिए परमिएबल होती है और किसी चीज़ के लिए नहीं होती है. ये हम लोगों ने देखा इस सेल के बारे में कि राइबोसोम्स होते हैं. अब हम देखेंगे भाई ये सेल साइकिल होता क्या है. अब ये एक सेल थी. अब ये एक ही सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर. साइकिल क्या होता है?
जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 पैडल, व्हेन वी पुट 1 हियर, कि इस तरीके से करते तो 1 राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड, तो आगे सेल बढ़ती है ना, कि अगर बाय चांस मान लो मैं वहीं खड़ी हूँ तो सेल आगे कैसे ग्रो करेगी, तो उसको ग्रोथ कराने के लिए उसको सेल साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो सेल साइकिल का अगर हम मतलब देखें तो एक तरीके से सेल डिवीजन भी हम सेल साइकिल को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल आर बेसिकली द सिनोनिमस। इफ देयर इज अ वन सेल, ये क्या है? कोई सेल है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, इस तरीके से फिल हो रखी है। अभी मैंने आपको थोड़ी सी एक्सपेंडेड दिए थे ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ वन सेल, अब सेल के अंदर जब सेल साइकिल प्रीसीड कर रहा होता है तो ये क्या हो जाती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। अब ये सेल साइकिल जो होता है ये ऐसे ही नहीं काम करेगा। अभी आपको अगर कुछ कहीं जाना होगा, अगर बाय चांस मान लो यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया के अंदर अगर आपको कहीं पे जाना हो, अगर बाय चांस मान लो इफ यू आर गोइंग ऑन योर बेयर फुट, कि अगर आप पैदल पैदल चल रहे हैं तो क्या आप चलते रहेंगे बिना कुछ खाए पिए? नहीं ना। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है? आपको पहले क्या करना होता है? हेल्दी चीजें लेनी होती हैं और अपनी ग्रोथ करानी होती है ताकि आप कैपेबल हो जाएं चलने की। पर लेकिन अगर किसी बच्चा है, कोई 1 मंथ का बेबी, और उसको आप बोलो कि आप चल के दिखाओ, तो क्या पॉसिबल है? उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं, तो वहां पे उसकी मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई थी। तो इस करके क्या हो जाता है कि एक तरीके से क्या होती है, जो सेल्स की जो ग्रोथ होती है ह्यूमंस के अंदर, फ्रॉम मदर के वोम से लेके आप उसकी जर्नी देखते हो फ्रॉम द टॉम, वोम टू टॉम, कि माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद आप देखते हो कि उसको बोलना नहीं आता, फिर एक टाइम के बाद वो बोलना शुरू कर देता है, उसको चलना नहीं आता, इफ इज नॉट अनेबल टू वॉक, तो क्या करता है? एक टाइम के बाद वो वॉक करना शुरू कर देता, बोलना शुरू कर देता, हंसना शुरू कर देता है। वो कहाँ से आता है? क्योंकि क्या होता है, उसकी जो सेल है, हंसने वाली सेल होगी, चलने वाली सेल होती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल की ग्रोथ होना। तो इस सेल साइकिल को अगर हम देखें साइंटिफिक वे में, तो इस सेल साइकिल को कुछ पैसेज में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर सो मैनी पैसेजेस। सेल साइकिल जो होती है उसके अंदर क्या होता है? एक इंटरफेज होता है, एक क्या होता है? इंटरफेज होता है, और एक होता है हमारे पास एम फेज। ओके, जो इंटरफेज होता है इसके अंदर क्या होते हैं? 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड द G2 फेज। और M फेज जो होता है ये सिर्फ अकेला होता है। अभी अगर हम इनकी टाइम जर्नी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके अकॉर्डिंग किसको टाइम ज्यादा लगेगा? G1 फेज को लगेगा, या S फेज को लगेगा, या G2 फेज को चलेगा? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं आपको अगर रफली आइडिया दूं तो जो हमारे पास G1 फेज होता है इसको हम बोलते हैं गैप 1, इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, और इसको हम बोलते हैं गैप 2, और इसको हम बोलते हैं माइटोसिस या फिर मायोसिस फेज, जहाँ पे सेल की डिवीजन होती है। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमें G1 के अंदर, अगर हम ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं। फिर S फेज को लगता है, फिर G2 फेज को लगता है, एंड देन M फेज को लगता है। M फेज को सिर्फ 1 आवर लगता है, G1 फेज को लगभग 11 घंटे के बराबर लगता है, इसको लगते हैं 8 आवर, और इसको लगते हैं 6 या 7 आवर्स के बराबर। तो इस तरीके से सबसे कम टाइम पीरियड किसको लगता है? यहाँ पे एम फेज को लगता है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। एम फेज के अंदर क्या होता है? एम फेज के अंदर फर्स्टली क्या होती है? न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस होती है। कि फर्स्टली देयर इज अकरेंस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।
और यहाँ पे सेल क्या करती है, खुद को तैयार कर रही होती है फर्दर डिवीजन के लिए, क्योंकि उसको अपना न्यूक्लियस भी डिवाइड कराना है और साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कराना है। तो अब यहाँ पे कुछ सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसी होती हैं जो कहाँ पे चली जाती है, जो डिवीजन ना शो करके एक क्लस्टर ऑफ सेल में चली जाती है, जो क्या करते हैं एक तरीके से लेजी हो जाती है कि भाई अभी हमारी ज़रूरत तो है नहीं, तो हम आराम से बैठे हैं, तो इस तरीके से वो एक साइड होके बैठ जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल तो क्या करती हैं जब उनका मन कर जाता है तो वो रिवर्सिबिलिटी शो करती है। क्या शो करती है, रिवर्सिबिलिटी शो करती है। पर लेकिन हमारे पास कुछ सेल ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबिलिटी शो करती है। इरिवर्सिबिलिटी को भी हम बोलते हैं टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल। ओके, तो रिवर्सिबल का क्या होता है कि दोबारा से चेंज हो जाना, फिक्स हो जाना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल G1 फेज में थी, मतलब G0 फेज में थी, वो क्या करती है, इस तरीके से उसके पास क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्या करती है G1 फेज में आ जाती है। अब जैसे ही G1 फेज में आ जाएगी तो भाई अपनी प्रोसेसिंग शुरू करा देगी। तो अभी हम थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आगे जाके फर्दर डिवीजन शो कराना, और इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद उसने क्या कर दिया है, डिवीजन होना बंद कर दिया है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर, अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये सेल किस तरीके से करती। अगर बाय चांस मान लो देयर इज अ सेल, yes, it is a cell and there is presence of 2N and the 2C here, that is basically one chromosome, second chromosome, third chromosome and the fourth chromosome, and that it is in the G0 phase. अब इस सेल का मन कर रहा है कि मेरे को डिवाइड करना, मेरे को भी पार्टिसिपेट करना रेस के अंदर, तो ये क्या करती है, सेल G1 में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, G1 के अंदर आ जाती है और बोलती है कि भाई मेरे को भी डिवाइड कराना है। अब वो बोलती है ओके, तो फिर ऐसा कर, तू अपने आप का अपना मेटाबॉलिज्म हाई कर और अपने आप की ग्रोथ कर। अब ग्रोथ करानी है, उसको अपना साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये इंक्रीज कराना शुरू कर देती है, अपने आप को भारी भरकम बना लेती है। और फिर जैसे ही एस फेज में जाती है ये सेल, एस फेज में पहुंची, एस फेज में क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। ये अपनी क्या कर लेती हैं, दो दो कॉपीज बना लेती हैं। अब जब ये अपनी कॉपीज बना ही रही थी तो जो ये फर्स्ट वाला था ये इस तरीके से हमारे पास, अब ये क्या करेगी, अपनी इस तरीके से क्या कर लेती है, एक और सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेगी। सेकंड वाली ने भी बना लिया, दो हो गए हमारे पास, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए इधर से। इस तरीके से क्या हो गई, ये एस फेज में चले गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2N था 2C था, पर लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने C हो गए हैं, 4 क्रोमोसोम हो गए हैं हमारे पास अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4C हो जाएगा, 4C का नंबर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। अब जैसे ही वो G2 में जाएगी, G2 में भी सेम एज इट इज रहेगी, इस तरीके से ये सेम चारों इस तरीके से रहेंगे। पर लेकिन ये हो गया G2 फेज। M फेज में क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे इनके पास, इनके पेरेंट्स के पास थे ना, जो जी नोट के अंदर हम लोगों ने देखे थे इधर, तो सेम इस तरीके से एज प्रेजेंस इन देयर क्रोमोसोम, इस तरीके से क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4, कितना नंबर हो गया यहाँ पे भी 2N एंड 2C, 2N एंड 2C, और यहाँ पे कितना था
2n एंड 4c नंबर हो गया था। क्रोमोसोम कितने हो गए थे यहाँ पे? 4 हो गए थे क्रोमोसोम एज इन द केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दैट इज प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये किसकी प्रोसेस होगी है यहाँ पे? माइटोसिस की प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है। वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल where does DNA replication, where does DNA replication occur? Option A, B and C and the D. That is the G1 phase, S phase, G2 phase या फिर G0 phase. क्या आंसर लगाओगे आप लोग कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? एस फेज के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? एस फेज के अंदर होती है। तो इस तरीके से वो आप लोगों से इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि भी कौन से फेज के अंदर कौन सी डिवीजन होती है सेल साइकिल के अंदर। ओके, विच इज द लॉन्गर पीरियड, विच इज द लॉन्गर पीरियड इन द सेल साइकिल? कौन सा पीरियड सबसे लंबा होता है? ए, बी, सी, डी। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज या एम फेज? कौन सा फेज सबसे लंबा होता है? दैट इज द G1 फेज। तो इस तरीके से आप लोगों को टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, कितने तरीके के फेजेस होते हैं। इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज में सेल की ग्रोथ होती है, वो खुद को प्रिपेयर करता है किन किन चीज़ों के लिए कि भाई उसको ग्रो कराना है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे माइटोसिस होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे हम छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो सेल साइकिल जो होता है ना, इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे साइक्लिन होते हैं और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी होते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जिसको बेसिकली पढ़ा जाता है दैट इज द साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ओके, एक साइक्लिन होता है, एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को हम बोलते हैं सीडीके। अब ये जो साइक्लिन होते हैं ये होती है हमारे पास रेगुलेटरी सब यूनिट। ये कैसी होती है? रेगुलेटरी होती है। और ये होती है कैटालिटिक। अभी आपको पता होगा, आप सबके घर में लॉक होगा, एक ताला होता है, एक चाबी होती है। अब ताला जो है अगर वो खड़ा है, मन लॉक लगा दिया है, उसको हम खोल नहीं सकते जब तक हमारे पास क्या नहीं होगी, चाबी नहीं होगी। तो चाबी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कैटालिटिक यूनिट की तरह, दैट इज द सीडीके, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब जहां पे भी काइनेज वर्ड आता है, काइनेज का काम होता है फॉस्फेट को ऐड करना, ऐड फॉस्फेट। ओके, और जो फॉस्फेटेज होता है, और जो हमारे पास फॉस्फेटेज होता है, इसका काम होता है रिमूव द फॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्या काम होता है? रिमूव द फॉस्फेट मॉलिक्यूल, कि भाई फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को हटाने का काम किसका होता है? फॉस्फेटेज का। काइनेज का काम होता है फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ऐड करना। अगर आप कहीं पे भी इंडिपेंडेंट टर्म भी आती है, दैट इज ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ग्लूकोज फॉस्फेटेज, ग्लूकोज काइनेज, ग्लाइकोजन काइनेज,
जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे काइनेज के मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ऐड करना। अभी हम अगेन फोकस करते हैं साइक्लिन क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या होता है। अब जो साइक्लिन होती है ये क्या होती है, हमारे पास रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, और जो सीडीके जो होता है उसको यहाँ पे फिट करना है। ये इस तरीके से बैठा हुआ था भाई, अब इसको साइक्लिन दिख जाता है, अब इसको बाइंड करना है इसके साथ, तो वो क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा इसके अकॉर्डिंग और अपने आप को यहाँ पे फिक्स कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, साइक्लिन, और ये हो गया हमारे पास सीडीके। और फिर ये क्या करते हैं, चाहे वो एम फेज में जाना हो या फिर G1 फेज में होता है, तो चारों ही फेजेस में, G1 फेज में, S फेज में, G2 में और M फेज में, सबके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के साइक्लिन होते हैं और अलग अलग तरीके के सीडीके प्रेजेंट होते हैं। और जो ये साइक्लिन होते हैं ये हर फेज में सिंथेसाइज होते हैं और डिग्रेड होते हैं। इनके साथ क्या होता है कि ये हर एक फेज में, G1 फेज में बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही वो S फेज में जाएगा तो G1 वाला जो साइक्लिन होता है वो डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली शट डाउन ऑफ देयर लाइफ, कि वो डेड हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अब S फेज का अलग साइक्लिन आएगा, अब उसको भी सीडीके चाहिए होगा तो उसका अलग साइक्लिन होता है, अलग सीडीके आएगा, वो बाइंड करेगा। अब भाई उसको जाना G2 फेज के अंदर, तो G2 फेज में भी क्या होता है, उस साइक्लिन को टूटना होगा, मरना होगा और सीडीके आके बाइंड कर जाएगा उसके साथ, नेक्स्ट साइक्लिन के साथ। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीटली चलती रहती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके नाम को याद कर लेते हैं, यहाँ पे किस फेज के अंदर कौन सा साइक्लिन काम करता है। तो हमें पता है हमारे पास कितने फेजेस होते हैं, एक होता है हमारे पास G1 फेज, एक होता है G1 S फेज, एक होता है S फेज और एक होता है M फेज। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। G1 फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिन डी। क्या बोलते हैं, साइक्लिन डी। क्या बोलते हैं, साइक्लिन डी। और यहाँ पे जो साइक्लिन होता है इसका नाम होता है, कई केसेस के अंदर यहाँ पे साइक्लिन डी भी देखने को मिलेगा, पर लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिन ई होता है। क्या होता है, ई होता है। और एस फेज के अंदर क्या होता है, साइक्लिन ए होता है, और एम फेज के अंदर क्या होता है, साइक्लिन बी होता है। तो ये थे हमारे पास साइक्लिन, और अब यहाँ पे हम देखेंगे सीडीके। तो कई केसेस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिन ई के साथ डी भी दे देता है, क्योंकि वो G1 और G2 फेज के साथ काम कर रहा होता है। और डी जो होता है यहाँ पे साइक्लिन डी है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास सीडीके। अब यहाँ पे कौन सा सीडीके काम करेगा, तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा नंबर 4 वाला और नंबर 6 वाला, सीडीके 4 सीडीके 6 बाइंड करेगा। और यहाँ पे G1 S फेज के अंदर बाइंड करेगा सीडीके 2। कौन सा बाइंड करेगा, सीडीके 2 बाइंड करेगा। और S फेज के अंदर भी सीडीके तो सेम है, पर लेकिन साइक्लिन हम देख रहे हैं सबके अंदर अलग अलग है, और वो किस तरीके से काम करते हैं वो हमें यहाँ देखना है। और यहाँ पे कौन सा हो गया, सीडीके 1 हो चुका है। तो ये थी साइक्लिन सीडीके की टेबल जो आपको याद करनी है, इनका काम किस तरीके से होता है। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि ये बाई चांस मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, साइक्लिन है, ये मान लेती हूँ मैं, ये क्या है, साइक्लिन एस फेज का ले गया। अब ये एस फेज के अंदर ये साइक्लिन काम कर रहा होता है, जिसका काम क्या होता है, और इसके साथ यहाँ पे मान लें किस तरीके की कोई चाबी प्रेजेंट थी, ये प्रेजेंट थी। अब एक तो ये वाली चाबी है और एक इस तरीके की चाबी है। अब ये वाली चाबी इसके साथ बाइंड करेगी तो नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो ये क्या करेगा, नॉट फंक्शनिंग, नॉट फंक्शन, ये काम नहीं करेगा। अब इसको अगर काम करना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा। क्या करेगा, हटा देगा अपने आप से, भाई काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर आएगी इसके वाली की, वो क्या करेगी, इसके साथ अटैच होएगी इस तरीके से, और क्या करेगी, सीडीके 2 आ चुका है यहाँ पे। और फिर इस तरीके से साइक्लिन ए और सीडीके 2 मिलके क्या करेंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू करेंगे, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ऐड ऑन करते हुए। तो ये था हमारे पास जनरल ओवरव्यू ऑफ सेल साइकिल, कि भाई सेल साइकिल किस तरीके से काम करता है,
क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है। तो बेसिकली कल की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी माइटोसिस के ऊपर कि भाई माइटोसिस किस तरीके से काम करती है, और वो भी एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी कि भाई प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, और वहाँ पे किस तरीके की प्रोसेसिंग होती है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। थैंक यू।